बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह कि हमेशा की तरह आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। सर्दी है लेकिन अगर आप हीटर चल रहा है, आप कमरे में बैठे हैं, प्रोग्राम देखते हैं तो आप उस सर्दी को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। नाजरीन, आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मौजू भी रहेगा, मेहमान भी होंगे, तमाम चीज़ें वैसी की वैसी ही होंगी, लेकिन एक छोटा सा जो डिफरेंस आया है, थोड़ी सी तब्दीली होगी, वो सिर्फ आज के लिए होगी। अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बाकी प्रोग्राम्स की निस्बत मुख्तलिफ क्यों है। आखिर तक प्रोग्राम के साथ ज़रूर दीजिए ताकि आप जान सकें कि आज क्या डिफरेंट देखेंगे आप अपने हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं। कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ तल्ख़ यादें होती हैं। और जहाँ इंसान काम करता है, किसी हत्ता आप रेंट पे घर भी लेते हो, एक साल के लिए भी आप उस घर में रहते हो तो उस घर से आपको लगाव हो जाता है। जब आप उस घर को छोड़ के जाते हो तो आपको तकलीफ़ होती है। आपको जहाँ उससे ज़्यादा अच्छे घर में जाने की खुशी हो रही होती है तो वहाँ दूसरी तरफ आपको उस जगह को छोड़ने का दुख भी हो रहा होता है। और स्पेशली अगर आप किसी जगह, किसी शहर में, किसी मुल्क से में अपनी ज़िंदगी के 8 से 9 साल गुजारते हैं तो उस शहर को छोड़ना, उस मुल्क को छोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता किसी के लिए भी। जहाँ थोड़ी सी इंसान को छोड़ने का दुख हो रहा होता है तो वहाँ दूसरी साइड उससे ज़्यादा आप जो चीज़ पाना चाह रहे होते हैं उस तक पहुँचने की उम्मीद आपको खुश करती है। और आज ऐसा ही थोड़ा सा मेरे साथ भी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकूँ, कंट्रोल कर सकूँ अपने इमोशंस को, क्योंकि सेहर टीवी से जुड़े हुए मुझे 1 साल का अरसा हुआ। इस दौरान बहुत अच्छा टाइम गुजरा, कोलीग्स बहुत अच्छे मिले, उसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, तमाम जितने भी सेहर टीवी के मेंबर्स थे बहुत अच्छे मिले। और सबसे बढ़कर जो चीज़ मेरे लिए अहमियत रखती है वो आप लोग, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया हमारे प्रोग्राम में। और आज जो चीज़, जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने अभी नहीं बतानी थी, क्योंकि उसको बताने के लिए हमारे कोलीग लास्ट जो हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट होगा उसमें आएंगे। लेकिन मैं इसलिए आपको बताने जा रही हूँ कि शायद आप कुछ कहना चाहते हो, शायद आप मैसेज करना चाहते हो, क्योंकि आज जो आपके मैसेजेस का सेगमेंट होगा उसमें तो शायद मैसेजेस शामिल ना कर पाएँ। नाज़रीन, तो वो जो न्यूज़ मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि आज मेरा सेहर टीवी के साथ लास्ट डे है। मैं जा रही हूँ अपने मुल्क। हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं हम स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई और हम अपने मुल्क जा रहे हैं। जहाँ सेहर टीवी को छोड़ने का मुझे दुख बहुत ज़्यादा है, वहाँ मुझे अपने मुल्क जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है। अपनी फैमिली के साथ जो मेरा टाइम गुजरेगा इतने अरसे के बाद, जो मैं उनको देखूँगी, उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और स्पेशली आज मेरे अब्बू ने ये प्रोग्राम ज़रूर देखना था। आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं आ रही हूँ बहुत जल्दी, इंशाल्लाह आपके पास में पहुंच जाऊंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि जितना टाइम भी मेरा आप लोगों के साथ गुजरा, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक डिलीवर कर सकती थी, जो चीज़ें मेरा हदफ था, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, ज़िंदगी का मकसद तो इतनी जल्दी पूरा नहीं होता, लेकिन एक थोड़ी सी कोशिश ये थी कि कुछ ना कुछ अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा सकें, कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचा सकें। वो मैंने कोशिश ज़रूर की और उम्मीद करती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरी होंगी। प्रोग्राम में साथ दीजिए, एक सेगमेंट शामिल करेंगे, फिर आपकी तस्वीर की तरफ चलेंगे हम।
नज़रीन, आज की तस्वीर भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आज की तस्वीर में आप जो एक डिफरेंट चीज़ देखेंगे वो शायद बाज़ तस्वीरों में आप ख़ुद मुझे भी देखें, मेरी फैमिली को देखें, मेरे बच्चों को देखें, क्योंकि मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे जो यूँ कहूँ के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मोहब्बत दिखाई है और एक स्पेशल कुछ तस्वीर हमारी डाली है। मुझे तो आप देखते ही रहते हैं, शायद उनका मकसद ये हद था कि मेरी फैमिली को भी आप देख पाएँ, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को आप देख पाएँ। शायद इस वजह से उनकी मोहब्बत, उन्होंने मोहब्बत का इजहार इस सूरत में किया है। पहली तस्वीर की जानिब चलेंगे और मिलके देखेंगे कि पहली तस्वीर किसकी और कहाँ से है, उसके बाद शायद आप मेरी फैमिली भी देख पाएंगे। बहुत खूबसूरत तस्वीर छोटी सी बच्ची की आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक और छोटा बेबी, जो कि तस्वीर लरस गई है, सही तरह से तस्वीर ली नहीं गई। बहरहाल बहुत प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों। दूसरी का तो सही तरह से फेस दिखाई नहीं दे रहा, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी वही है। कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह से, ऊपर से जो हिजाब इन्होंने किया हुआ है उसमें तो ये ज़्यादा प्यारी लग रही है। अगली तस्वीर की जानिब हम चलेंगे और अगली तस्वीर भी मिलकर देखेंगे। ये तस्वीर भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, यकीनन वही, क्योंकि फेस वही है, शक्ल वही मुझे लग रही है, और सिर्फ इसकी जो रूसरी, जो स्काफ इसको पहनाया हुआ था, वही उतारा गया है। अगली तस्वीर भी मिलकर देखेंगे। ये भी बहुत प्यारी सी तस्वीर है। बच्ची ने बाइक पे हाथ रखा हुआ है। सईदा बिंतुल हुदा ने पंजाब पाकिस्तान से ये तस्वीर हमारे लिए भेजी है। बिंतुल हुदा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर की। अगली तस्वीर भी मिलकर देखेंगे। अगली तस्वीर भी बिंतुल हुदा ने ही भेजी है हमारे लिए, उसी प्यारी सी बच्ची की जो कि बाइक के पास पहले आप देख सकते हैं खड़ी थी और अब बैठ गई हैं। बहुत प्यारी लग रही है। ये छोटी छोटी शरारतें जो करते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जैसे मेरे बेटे को बाइक से बहुत ज़्यादा लगाव है। हम तो कहते होते हैं कभी कभी कि कोई गैर भी आके उसको कहे कि चलो तो वो चला जाएगा। बाइक से इतना ज़्यादा इश्क होता है बाज़ बच्चों को। ये दो बच्चियाँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। फुल ड्रेसअप हो के, जैसे लगता है ईद होती है या कहीं शादी में जाना होता है, तो इस तरह से बच्चियाँ तैयार होती हैं और सारी बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अच्छी किस्मत दे। अगली तस्वीर मिलकर देखेंगे। अगली तस्वीर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं पूरी एक सिंदरी है, बहुत अच्छे अंदाज से बनाई गई है, बहुत अच्छी लुक दिखाई है उन्होंने। बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। अगली तस्वीर भी मिलकर देखेंगे। ये भी वही तस्वीर है, ज़रा करीब से ली गई है एक दरख्त की, बेहद खूबसूरत है। इसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगली तस्वीर भी एक यूं ही जब पत्ते गिरते हैं ख़ज़ां में तो आप देख सकते हैं पूरी ज़मीन येलो पत्तों से भर गई है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये तस्वीर नाज़रीन मुअत्तर ज़ाहरा और मोहम्मद रेहान की तस्वीर है ये, जो कि मैं बता रही थी अभी आपको कि मेरी फैमिली की आज तस्वीर इन लोगों ने डाल दी हैं कुछ। ये मेरी बेटी है और ये जो इसके साथ बैठे हैं ये मेरा बेटा है। कुम हरम मुताहर की ये तस्वीर है, वहाँ पर ये बैठे हुए थे तो वहाँ ये तस्वीर ली गई थी। अगली तस्वीर भी मुअत्तर ज़ाहरा की है, जो कि हरम बीबी हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के सहन में बैठी है और वहाँ पर उसकी ये तस्वीर ली गई है। ये भी मुअत्तर ज़ाहरा ही हैं। और अगली तस्वीर देखें। अगली तस्वीर भी मुअत्तर ज़ाहरा ही है, जो हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़री के सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं। ये आप मेरी फैमिली की कंप्लीट तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और हम बैठे हैं, और ये भी आपके साथ शेयर कर दी। अब मेरी पूरी फैमिली को आपने देख लिया आज, जिन्होंने नहीं भी देखा था शायद, खैर नहीं देखा, कहाँ मेरे अलावा कहाँ आपने मेरी फैमिली को देखा होगा। बहरहाल जिन्होंने मेरे कुलीग्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने बाकियों के साथ साथ आज मेरी फैमिली की तस्वीर भी आप सबको दिखाएं, शेयर की, सब चीज़ों के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक डॉक्यूमेंट्री हमेशा की तरह अभी हम शामिल करेंगे, वापस आएंगे, फिर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। इंशाल्लाह मौजू से मुतालिक हम उनसे बात करेंगे।
गुलफास आबशार या गोल्डन फॉल्स आइसलैंड के सबसे शानदार कुदरती आबशारों में से एक है, जो सयाहों को फितरत का शानदार नज़ारा पेश करती है। गुलफास आइसलैंड के गोल्डन सर्कल का हिस्सा है, जो मुल्क के जुनूब में वाक़ है। यहाँ एक गरजता हुआ सफ़ेद दरिया या वीटा है। इस आबशार का पानी आइसलैंड के दूसरे ग्लेशियर से फराहम किया जाता है, जिसे कांजोकल कहते हैं। गुलफास आइसलैंड में कदम रखने वाली आबशारों में से एक है, जो तकरीबन 32 मीटर बुलंद है और इसका पानी पत्थरों से टकराने के बाद 2 मराहिल में वापस जमीन की तरफ बहता है। इस आबशार के इर्द गिर्द मौजूद लहरों की ऊंचाई 7 मीटर तक पहुंच जाती है और ये एक बहुत ही हैरत अंगेज नज़ारा बनाती है, जो यकीनन आपने सिर्फ तस्वीर में ही देखा होगा। अगर आपकी किस्मत है और मौसम अब्र आलूदा नहीं है, तो आपको गुलफास आबशार में कोसो कज़ाह का मंजर देखने को मिलेगा। इस आबशार की तस्वीर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गुलफास कोई आम आबशार नहीं है और इसमें कहने को बहुत कुछ है। 20वीं सदी के अवाइल में गैर मुल्की सरमायाकारों ने आबशार की पानी की ताकत को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने का फैसला किया। 1907 में एक अंग्रेज ने ये आबशार थॉमसन नामी आइसलैंड के कैसान से खरीदने का फैसला किया, जो इस वक्त आबशार का मालिक था। थॉमसन ने बरतानवी शख्स की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद इसे किराए पर दे दिया। 1940 में सिग्रियोर के बेटे ने आबशार को आइसलैंड की हुकूमत को बेच दिया। गुलफास आबशार और इसके आसपास के कुदरती इलाकों को 1970 में एक मखसूस इलाके के तौर पर मुंतखब किया गया, ताकि इसकी बेहतरीन हिफाजत की जा सके और इसे सयाहों और फितरत से मोहब्बत करने वालों को देखने के लिए तैयार किया जा सके। आबशारों की दुनिया की मशहूर वेबसाइट ने गुलफास आबशार को दुनिया की 10 खूबसूरत और सरफहरिस्त आबशारों में से एक के तौर पर मुतारिफ करवाया है। नजरीन, आज के मौजू के बारे में तो मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं, जो कि खैर अब बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे किताबखानी यानी बुक रीडिंग से मुतालिक। बुक रीडिंग कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, बुक रीडिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी ज़िंदगी में बुक रीडिंग किताबों का मुतालिया क्या तब्दीली लेकर आ सकता है। इस पर बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जुल्फ़कार अली जाफरी साहब इंडिया से, उन्हें प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में वेलकम करेंगे और उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ़ आवरी तो नहीं कह सकते क्योंकि आप स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं ला पाए। हमारी तो हसरत होती है कि हमारे तमाम मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला सकें, लेकिन हम मुल्क के मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ कोनों से जो है ना मेहमान लेते हैं, जो हमारे मौजू पर तसल्लुत रखते हों, एक्सपर्ट हों। तो इसलिए जो है ना वो दूसरा कोरोना भी है, ईरान के अंदर से भी बहुत कम ही हम अपने स्टूडियो में बुला पाते हैं मेहमानों को। सर, बात कर रहे हैं हम बुक रीडिंग से मुतालिक। सबसे पहले आप ख़ुद क्या कहना चाहेंगे बुक रीडिंग के मुतालिक, और इसके फ़ायदे पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाज़ी आपकी। और इससे पहले कि मैं अपने इस सवाल के जवाब में कुछ मारूज़ात पेश करूं, हम्म। मैं सबसे पहले तमाम नाज़रीन की खिदमत में और तमाम नसीम ज़िंदगी के अरकान की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। वालेकुम सलाम। बट जहाँ तक कि किताब पढ़ने के हवाले से बात हो रही है, उसके फ़वाइद की बात हो रही है, तो फ़ायदे तो बहुत हैं। इसलिए कि किताब ही वो हमारे पास आला है जिसके ज़रिए हम ज़मीन की पस्ती से उठ के आसमान की बुलंदी तक हम जाते हैं। और जी। उसमें किताब अपने ऊपर आसमान की बुलंदी पे नहीं जाता है, बल्कि किताब पढ़ने की वजह से आसमान की बुलंदी को छूता है। सही। तो अगर देखा जाए तो किताब पढ़ने के बेपनाह फ़ायदे हैं। मैं सिर्फ फ़ायदे कुल्ली तौर पे जो हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, चूँकि जी। वक़्त कम होता है। जी। सबसे पहला फ़ायदा हमारे दिमाग के लिए होता है कि दिमाग की वर्जिश होती है, दिमाग मुतहर्रिक होता है, दिमाग हमारा जो है एक जगह रुकता नहीं है। तो अगर दिमाग को सही व सालिम रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, किताबों का मुताला करते रहें। सही। दिमाग के साथ-साथ हमारी फ़िक्र को मुस्बत रखने के लिए मुताला करना बहुत ज़रूरी है, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ किताब पढ़ने के ये 2 फ़ायदे हैं, वहीं तीसरा एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास लुग़ात ज़ख़ीरों में ज़ख़ीरा हो जाता है लुग़ात का, और हम बहुत अच्छी तरीक़े से उसको समझ पाते हैं कि कैसे यूज़ किया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे बातें की जाएँ। सही। जहाँ किताब ख़ानी से ये सारे फ़ायदे हैं, वहाँ और फ़ायदे ये हैं कि लिखने में हमें बड़ी मदद मिलती है, इसलिए कि अगर हम मुताला करते हैं तो हमें पता रहता है कि उसकी स्पेलिंग कैसी होती है और उसकी जो है वो उसका इमला कैसा होता है, तो ये हमें फ़ायदा देता है लिखते वक़्त। सबसे ज़्यादा किताब ख़ानी का जो फ़ायदा है हमारी नज़र में, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि जो इंसान बोलता है उसी से पता चल जाता है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है। मौला अली ने भी नहजुल बलागा कलिमात क़िसार में कहा है कि हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है, और जैसे ही वो ज़ुबान खोलता है उसकी औकात, उसकी इमेज जो है सामने आ जाती है। तो ये हमारे बोलने से जो है पता चल जाता है। तो हमें अगर अच्छा बोलना है, सही बोलना है, मौके की नज़ाकत को समझना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से गुफ्तगू कर सकें। सही। सिर्फ किताब पढ़ने से ये सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि हमारे एतमाद भी जो है काफ़ी मदद मिलती है उसको बढ़ाने में। हम कमतरी का एहसास नहीं होते हैं जब हम किताब पढ़ते हैं या किताब का मुताला करते हैं। सबसे जो अहम चीज़ है वो इंतकादी महारत। जब कोई इंसान कैसे किसी की तनकीद कर सकता है, तनकीद करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुराई की जाए, बल्कि तनकीद जो है अच्छी और बड़ा बुराई इस्लाह। दोनों जी। चीज़ों को उजागर करता है, और दोनों चीज़ों को उजागर करता है। हम फैसला नहीं कर सकते किसने अच्छा लिखा, किसने खराब। तनकीद का मतलब, मगर तनकीद वही इंसान कर सकता है जिसका मुताला अच्छा हो, जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों। और जो अहम फ़ायदे हैं, वो सबसे अहम फ़ायदा ये है कि हर इंसान जो किताब पढ़ता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई हदफ होता है। उसी के तहत जो किताबों को इकट्ठा करता है, पढ़ता है। तो हदफ को पाने के लिए किताबों का मुताला करना ज़रूरी है। बिना किताबें मुताला के जो है आप अपने हदफ तक नहीं पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। दुनिया में चाहते हैं कि मुअद्दब बने रहें, ठीक है, आपके लोग ताज़ीम करें, एहतराम करें, तो आपको जो है वो किताबों को पढ़ना चाहिए से ज़्यादा, इसलिए कि किताब ही वही चीज़ है जो हमें अच्छे और बुरे की सही रहनुमाई करती है। उमूमी इत्तलात के लिए भी हमें किताबों का पढ़ना ज़रूरी है। इदराक व शऊर को पुख्ता करने के लिए भी हमें किताबों का पढ़ना ज़रूरी होता है। तनाव, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी जो है हमें किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें किताब पढ़ने से अपनी ज़िंदगी में जो है वो मदद मिलती है। सही। ये एक छोटी-सी कुल्ली बातें थी जो किताब पढ़ने के फ़वाइदों में जी। से हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ आपने किताब पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़वाइद बताए, और ज़्यादातर यूँ कहूँ कि 90% पढ़े लिखे लोग ये तमाम चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम क्यों इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को? किताब के मुतालिया को क्यों इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है? आप क्या समझते हैं कि जिस हद तक हमारा मुतालिया यानी किताबों की बुक रीडिंग हमें करनी चाहिए, क्या उतनी की जाती है? अगर नहीं की जाती तो उसका नुकसान क्या उठाना पड़ सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है किताबों का मुतालिया करना चाहिए किस हद तक? देखिए, दुनिया में हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, एक अच्छा है, एक बुरा रुख है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी किताब है, हम पढ़ते हैं, तो उस किताब पढ़ने की भी 2 उसकी अच्छाई है और एक बुराई है। अगर हम किताब पढ़ते
करते हैं नेक नीयत से, पाक नीयत से, सही इरादे से, ठीक है, तो वही किताब हमें जो है आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। लेकिन अगर नीयत में खराबी हो, नीयत में खोट हो, तो वही किताब जो है हमें जमीन की पस्ती की तरफ धकेल देता है। दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखों की मिसाल है, जैसे सलमान रुश्दी है जो दुनिया का सबसे बड़ा लानती इंसान है। आज हमारे इंडिया में देख लीजिए वसीम रिजवी है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब जाहिल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ज़र्फ गंदा होता है तो इल्म उसको फायदा नहीं देता है। तो जरूरी है कि किताब पढ़ने से पहले पहले अपने ज़र्फ को पाक करें, फिर किताब पढ़ें, फिर मुताला करें, तो वो सही जो है रास्ता दिखाता है, सही रहनुमाई करता है। लेकिन अगर आप किताब को जो है इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसका हम रिएक्शन देख सकें और उसको जो है गलत तरीकों से यूज कर सकें, अपने को दुनिया को कमा के अपने पैरों तले झुका सकें, डिक्टेटर बन सकें, तो ये सब किताब पढ़ने के जो है गलत नुकसान चीजें हैं जो इंसान को सद्दाम बना देता है, जो इंसान को जो है पस्ती में ढकेल देता है, जिसके बाद नामो निशान सिवाय लानत के तौब के अलावा कोई भी दुनिया का रहने वाला जिस मजहब से भी उसका कनेक्शन हो, सिवाय लानत के तौब के अलावा वो दुनिया से कुछ भी नहीं ले जाता है। लेकिन अगर उसी इल्म को खैरात समझकर, उसी इल्म को सही मानों में समझकर जो है अगर हम किताब का मुताला करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें दुनिया में इंसानियत के लिए वो चीजें हम लाते हैं जो आगे भी काम आती है आने वाली नस्लों को। तो हमें किताब का मुताला नेक नीयत और पाक नीयत के साथ करनी चाहिए, ताकि जो है हम एक आने वाली नस्ल के लिए हम नमूना अमल बन सके, उनको हम इंस्पायर कर सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो गया या नौजवान हो गया, या बड़े लोगों की हम बात करें जिनको मुतालिया की आदत नहीं होती, तो क्या एकदम से वो कोशिश करें उनको मुतालिया की आदत पड़ सकती है, या इसके लिए भी जैसे हर चीज़ के लिए बेस बनानी पड़ती है, बच्चे को पढ़ाई में आगे लेके जाना है या उसको कोई भी ऐसा काम करवाना है, उसकी जब बेस अच्छी होती है तो वो बच्चा आगे सही तरह से चलता है, सही तरह से वो काम कर पाता है। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे किस तरह से इन किताबों के मुतालिया की तरफ कैसे उनको यूँ कहूँ कि रुजू किया करें हम, ताकि वालिदैन का इसमें क्या रोल है कि वालिदैन जो खुद किताब नहीं पढ़ते, मुतालिया नहीं करते और अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे उनके किताबों का मुतालिया करें, तो इसमें आप वालिदैन से क्या कहना चाहेंगे कि वो खुद किस हद तक किताब पढ़ेंगे तो तब जो है वो उनके बच्चे भी इस तरफ माइल होंगे? देखिए, हमारे पास आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जबकि ये बेसिक क्वेश्चन है पूरे उसका, कि हमारी शुरुआत यहीं से होती है, बच्चों से होती है। बल्कि अगर आप पूरी किताबों का मुताला करें या मसलन आप अपनी जिंदगी में भी देखें तो हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जी। और आज तो उसको साइंस भी मान रही है कि बच्चा जब शिकमे मादर में होता है तब भी वो सुनता है। सही। शिकमे मादर में होता है तब भी सुनता है। अगर माँ बाप जरंग हैं, चालाक हैं, होशमंद हैं और बच्चों के चाहते हैं कि अच्छी तरबियत करें, तो जब वो शिकमे मादर में होता है तभी से वो एक अच्छी अच्छी कहानी सुनाए, अखलाकी सुनाए, ताकि जो है बच्चा उसको जो है वो वहीं से सुनता है। फिर वो आगे लिखता है कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो बच्चों को जो लोरी हम सुनाते हैं, तो हम बहुत चिट पिट उल्टी सीधी बातें करते हैं बच्चों को लोरी सुनाते वक्त, जबकि माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक दिन बड़ा होकर नाम कमा सके, दुनिया के अंदर जो दुनिया के लिए वो कुछ कर सके, तो आपको शिकमे मादर ही से बच्चों को तरबियत करनी पड़ेगी, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बच्चों की आदत बनानी पड़ेगी। अब वो कहता है कि लोरी सुनाइए, बहुत मैं जल्दी जल्दी अर्ज करूं कि वो लोरी जब सुनाइए तो उसमें एक अच्छी दास्तान हो, एक अच्छी कहानी हो जो बिल्कुल अखलाकी हो, दिलचस्प हो, मोहब्बत हो, उसमें ऐसी हो कि बच्चा जो है वो सुनने पे मजबूर। धीरे 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 जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अब आपको जरूरत है कि बच्चे के साथ आप भी किताब लेके बैठे, सही किताब, सही दास्तान का, सही कहानी का इंतखाब करें। बच्चे के साथ वो फोटो वाली, वो इमेज वाली, वो पिक्चर वाली आप किताब लेके आए, कहानी वाली, और बच्चों को नहीं दे पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ो, नहीं, बच्चा भाग जाएगा। आप खुद पढ़ के उनको सुनाइए, और सुनाते अभी बीच बीच में आप दिखाइए कि ये वो बच्चा है, जैसे बच्चे की तस्वीर है तो आप उसको दिखाते रहिए, बच्चा ये कह रहा है, ये बच्ची ये कह रही है, तो धीरे धीरे उसको गाइड कीजिए। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा खुद आपको ढूंढने लगेगा कि मैं उस कहानी को पढ़ूं जो मेरे बाबा ने सुनाया था, जो मैंने सुनाया था। अब धीरे धीरे बच्चों को क्या होता है, ये किताब पढ़ने का शौक पैदा हो जाता है। अब किताब पढ़ने का शौक है, अगर माँ बाप बहुत चालाक है तो इन्हीं कई कहानियां सुनाए और उन्हीं कहानियों में बच्चों के जहन को चेक कर ले कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊं।
डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, क्या बना सकता हूं, एक आलिम दीन बनाऊं, या मसलन एक दूसरे फील्ड का बनाऊं, क्या बना सकता हूं उस बच्चे को। अगर माँ बाप चालाक हैं तो बच्चों को मुख्तलिफ कहानियां, मुख्तलिफ मौजूआत पे सुना के जब उसके अंदर शऊर इदराक पैदा होगा, उस वक्त तक आप बिल्कुल एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हमें बच्चे को किस तरफ माइल करना है और किस फील्ड में दाखिल करना है। और बच्चा भी वहीं से जो है उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होने लगती है। और जब आपने एक रास्ते पे कर दिया है तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चीख चिल्लाने की कि मेरा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। जब बच्चे की दिलचस्पी माँ बाप जान लेंगे तो बच्चा खुद ब खुद उन किताबों की तरफ दौड़ने लगेगा, अपने मकसद को पाने के लिए वक्त बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि किताबों को खरीद के लेके आएगा, किताबों का मुताला करेगा। एक आखिरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे दरमियान दो चीजें हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक पे ज्यादा हम भरोसा करने लगे हैं। हर चीज लैपटॉप और हम मोबाइल के जरिए खोल के देखते हैं और हम सोचते हैं कि भैया किताब खरीद के क्या फायदा होगा। तो देखिए, हर चीज के फायदे या नुकसान है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। आज भी माहिराने नफ्सियात डॉक्टर कहते हैं कि आप लैपटॉप पे किताबें बस मजबूरी में पढ़िए। देखिए, उनकी ये बात है, वो बहुत सारी चीजें कहते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो ये है लैपटॉप पे या मोबाइल पे किताब पढ़ने का, किताब खाने का, वो ये है कि उससे रेडिएशन पैदा होता है, आपके आज़ाओ जवारे के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर है, आपकी एनर्जी को वो बहुत ज्यादा लॉस करता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, हम लेट के पढ़ते हैं, लेकिन आपकी आंखें खराब हो जाती हैं धीरे धीरे, आपका जहन मुजमहिल होने लगता है, आपकी जिस्मानी ताकत धीरे धीरे जाने लगती है। वही माहिराने नफ्सियात कहते हैं कि लेकिन आप कागजी किताब को लेकर बैठिए तो सिर्फ आपको कमर में दर्द होगा, आंखों में दर्द नहीं होगा, आपका जहन दिमाग दर्द नहीं करेगा, आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस नहीं करेंगे। लेकिन आप लैपटॉप पे पढ़िए तो बहुत ज्यादा। देखिए, आज भी लोग अमेरिका से यूरोप भी देख लीजिए, तो आप यूरोप के अंदर भी देखें कि आज भी जब हम किताब का रेफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक किताब को जो है मनाबे अव्वलिया में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इस कागजी किताब को मनाबे अव्वलिया में शामिल किया जाता है। उसकी अहमियत ज्यादा है। ठीक है जी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है इलेक्ट्रॉनिक का, लोग सोचते हैं हाँ फायदे हैं कि बहुत सारी किताबों को हम हार्ड में कई लाख जमा कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख किताब को अभी एक साथ लेके नहीं जा सकते हैं, ये एक अलग फायदा है। लेकिन वहीं दूसरी जगह जो है याद रखने के लिए माहिराने नफ्सियात कहते हैं कि अगर चाहते हैं कि आपका हाफजा बहुत ज्यादा जो है वो कैच करे और बहुत ज्यादा महफूज रखे, तो आप कागजी किताबों का मुताला करें, इसलिए कि कागजी किताबों के मुताला करने से सालों साल आपके दिमाग में चीज महफूज रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक किताब क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरे हाथ में टैब इस टाइम मौजूद है और मैं बीच बीच में से मैसेजेस चेक कर रही हूँ जो हमारे नाज़रीन मैसेजेस भेज रहे हैं। जब भी आप आते हैं, जब भी आप गुफ्तगू करते हैं, जितने कमेंट्स, जितनी मैसेजेस आपके लिए आते हैं, यकीन माने कि आपकी गुफ्तगू पे इतने ज़्यादा जो है वो तारीफ़ की जाती है, आपका शुक्रिया वो अदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आप हमेशा ही बहुत मुफीद गुफ्तगू करते हैं। आज के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आगे भी ज़रूर सहर टीवी आपको ज़रूर नसीब ज़िंदगी ज़हमत देता रहेगा। मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, कितनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की डॉक्टर साहब ने, जो कि हमेशा ही करते हैं। और किताबों के मुतालिया से मुतालिक जब हम बात कर रहे थे, अच्छा किताबों के मुतालिया से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे हैं, जहाँ थोड़ा सा नींद बहुत अच्छी आती है। आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूर रहा होगा, जब आप अच्छी किताब का मुतालिया करते हैं तो इतना बंदा किताब में खो जाता है और नींद आ जाती है उसको। मुख्तलिफ रिसर्चेस हुई इस पर तहकीक, ये बात यानी प्रूफ शुदा बात है कि आपको जब नींद नहीं आ रही तो 20 मिनट तक आप अच्छी किताब का मुतालिया करें, आपको बहुत मीठी नींद आएगी। एक सेगमेंट शामिल करेंगे।
नाज़रीन, ऐसा तो हो नहीं सकता मेरा आखिरी दिन हो, मैंने जाना हो और आपके मैसेजेस को ना शामिल करें। सो इस सेगमेंट में आज हम वीडियोस के बजाय आपके मैसेजेस को शामिल करेंगे, जो कि हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आज थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि जिन लोगों ने स्टार्ट में जैसे मैंने बताया मेरा आज लास्ट डे है, थोड़ा सा लगाव हो जाता है इंसान को। किसी भी इंसान को ज़्यादा देर तक आप देखते हो, उससे बात करते हो तो उससे लगाव हो जाता है। कोई बात नहीं, इसके बाद भी हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत मुझसे ज़्यादा यूँ कहूँ कि काबिल होस्ट आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे, जो बहुत मुफीद मालूमात फराहम करते रहेंगे। नाज़रीन, मैसेजेस शामिल करें। शफ़कत मोहम्मद साहब ने श्रीनगर से हमारे लिए काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे हैं और तस्वीर भी भेजी हैं। मेरी फैमिली के बारे में भी कुछ उन्होंने कहा है, बस यही अच्छी है, प्यारी है, थैंक यू सो मच। उसके अलावा इफ्तिखार हुसैन साहब ने करगिल से हमारे लिए मैसेज भेजा है। कहते हैं कि मैंने 2 दिन से आपका प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। उसके साथ साथ वो पूछ रहे हैं कि किस नंबर पर हम मैसेजेस यानी कि तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। 00989021225526। ये अभी आप जो स्क्रीन पर हमारा नंबर देख रहे हैं, इसी पर आप हमें मैसेजेस भेजते हैं, इसी के ऊपर व्हाट्सएप पे आप हमें अपने पैगामात भेजते हैं और वीडियोज़ भी आप इसी नंबर पर भेजें। उसके अलावा राबिया बिलाल हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी काफ़ी सारी तस्वीर हमारे लिए भेजी हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर करने के लिए। इमरान अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सारे पैगामात हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा कम है। अगर कोशिश करेंगे बाद में भी शामिल कर पाएँ। फ़िलहाल एक सेगमेंट शामिल करने का टाइम हुआ है। Oh.
Oh, oh. नाज़रीन, आपके पैगामात बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम जितने थोड़े बहुत शामिल कर सकते थे किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके पैगामात को ज़रूर शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आज मेरा लास्ट डे है और यूँ कहूँ कि आज हमारे सीनियर एक ऐसी शख्सियत स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए हैं कि मुझे यूँ कहूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अपने आप को जितना भी समझे कि आप बहुत काबिल हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के आगे आपकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे आपके टीचर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, और ये शख्सियत भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल सहर टीवी को दिए और एक कामयाब होस्ट है। उसके साथ साथ ही आप उन्हें देखते हैं मुख्तलिफ तज्जियाती प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। उनको हम मैं वेलकम करूँ या खुदा हाफिज़ी करूँ, वो खैर मुझे यूँ कहूँ को अलविदा करने आए हैं सहर टीवी चैनल की तरफ से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे, फिर उनसे आपका तारुफ करवाएंगे कि कौन तशरीफ़ लाए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि आज हम प्रोग्राम में जो कि रबिया नकवी का प्रोग्राम है उसमें हम कैसे यहाँ पे आ गए। हम इनको खुदाफिज़ करने के लिए आए हैं और यकीनन अगर प्रोग्राम रहे और मेज़बान भी बार बार ना बदले जाएं तो एक मुद्दत के बाद मेज़बान को वही हैसियत हासिल हो जाती है जो घर के डाकिए या घर के डॉक्टर को होती है कि जिसकी आवाज़ के ऊपर घर का हर छोटा बड़ा जो है वो दौड़ता हुआ चला आता है। और यकीनन एक अच्छी लंबी मुद्दत गुजरने के बाद ख़ानम रबिया नकवी जो हैं उनको वही हैसियत सहर टीवी के ऊपर हासिल है कि जो तमाम हमारे नाज़रीन उनसे आशना हैं। इसी सिलसिला में हमने आज सहर टीवी के मारूफ एंकर और मेज़बान डॉक्टर राशिद अब्बास साहब को भी जो है वो दावत दी और उनका शुक्रिया कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हम मिलकर रबिया नकवी को जो पाकिस्तान के लिए आज़म सफ़र है इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में आज उनका आखिरी प्रोग्राम है उनको रुखसत करेंगे। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कहते हैं। बड़ी नवाज़िश, शुक्रिया। लेकिन ऐसे प्रोग्राम मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते जिसमें किसी को खुदा हाफिज़ कहना हो। मुझे अच्छा लगता है लोगों को वेलकम कहना कि खुश आमदीद आएँ ताकि जो है ना ये सफ़र, लेकिन इसको भी हम अलविदा नहीं कहते, इसको भी हम एक नए मरहले में दाखिल होने को इसको कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इफ्तिहार बख्शा है तशरीफ़ लाके और यूँ कहूँ कि जाते जाते जो एक सैडनेस थी वो चली गई है क्योंकि आप तशरीफ़ ले आए हैं तो अब हम फुल एनर्जी के साथ जा सकते हैं यहाँ से। नहीं, वो सैडनेस आपकी कम हुई है, मेरी ज़्यादा हो गई है। खुदावंद हम आपको कामयाबियाँ अता करे और ज़िंदगी के अगले मराहिल में मज़ीद तरक्की करें, मज़ीद इर्तिकाई जो अमल है उसका हिस्सा बने, क्योंकि कहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए। जमूद जो है वो इंसान के लिए किसी चीज़ के लिए भी, तब पानी भी अगर कहीं पे जामिद हो जाए तो वो भी बदबूदार हो जाता है। और इंसान को तो बड़ा मुतहर्रिक खुदावंद आलम ने पैदा किया है और इंशाअल्लाह आपके इस इर्तिका की हमारी हमेशा और तरक्की की दुआ है कि आप आइंदा भी अपनी अमली ज़िंदगी में जब पाकिस्तान में जाएँ
वहाँ पे भी मीडिया के ज़रिए से या जिस अंदाज से आप अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकती हैं वो इजहार करें और मज़ीद इंशाल्लाह आपकी सलाहियतों में निखार आएगा। डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम ये पूछना चाहें कि एक अच्छा मेज़बान जो है उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, तो आप क्या रहनुमाई करेंगे? देखिए, प्रोग्राम की नौयत का होता है कि आप मसलन अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, सियासी प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री के आप मेज़बान हैं, हर एक का फ़र्क है। असल ये है कि आप अपने मुखातिब को ऐसे अपने साथ मुंसलिक कर लें कि पूरे प्रोग्राम में वो कहीं और जा ना सके। अब आपके पास क्या सलाहियत होनी चाहिए, अच्छे अल्फाज होने चाहिए, कहीं पे अच्छी नस्र, कहीं पे अच्छा शेर, कहीं पे आप अपने उस प्रोग्राम के मुख्तलिफ आइटम्स के अंदर ऐसी एक वैरायटी रखें कि आपका जो मुखातिब है वो आप टीवी स्क्रीन को छोड़े नहीं। ये टारगेट ये होना चाहिए। अब ये आपका कमाल है। एक ही चीज़ शायद हर वक्त मुनासिब नहीं है। मसलन आज के प्रोग्राम में मुमकिन एक ऐसी चीज़ है कि जो मुखातिब को अट्रैक्ट कर सके वो और है। मुमकिन है 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको प्रोग्राम करें, उस वक्त कैफियत और हो। तो इस लिहाज से ये वो चीज़ें हैं कि जो आपने ख़ुद उसी वक्त, जिसे आप कहते हैं ना, जब आप प्रोग्राम लाइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने पेश करनी होती है और टारगेट वही कि मुखातिब को हाथ से नहीं जाने दें। अच्छा, इसमें हम ये चाहेंगे कि ख़ानम रबिया के लिए ख़ुसूसी तौर पे एक एजाज़ी जो चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट और सनद जो है वो हम चाहते हैं कि आपके दस्ते मुबारक से जो है वो इनको अलविदाई तौर पे यहाँ पे दी जाए, ताकि हम इनकी एतराफ़ में जो है वो। बहुत शुक्रिया। मैं खुद जो हमारे चैनल के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से ये मोहतरमा रबिया मुहद्दिस नकवी, पूरा नाम है इनका, मैं पूरा नाम लेके आता हूँ। इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत में है। ये यादगार है। जब भी आप इसको देखेंगे आपको सहर टीवी के ये प्रोग्राम, ये जितने हमारे कैमरामैन हैं, ये हमारे जितने स्टाफ के लोग हैं या जितने लोग हैं जो आपके साथ यहाँ पे शरीक रहे हैं, इंशाल्लाह उनको सबको याद रखेंगे और उनको दुआ में भी याद इंशाल्लाह। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपने डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, उनकी स्पेशली आगा दास्तानी की वाइफ आना चाह रहे थे, सब लोग ही आना चाह रहे थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अहले ज़बान नहीं है, उर्दू नहीं जानते, और अगर आते भी सेट पर तो हम ट्रांसलेट करके बताते। तो इसलिए डॉक्टर राशिद साहब तशरीफ़ लाए, इनका बहुत मोहब्बत है, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके अलावा हमारे जितने भी कैमरा मैन्स हैं, हमारे सेट पर बैठने वाले जितने भी लोग हैं, सब कोऑपरेट करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, तो तभी एक प्रोग्राम को आप अच्छे से आगे लेकर चल सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में भी ऐसा ही होता है, हमेशा सब साथ देते हैं और सब बहुत अच्छे हैं। सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। खानम सालिही जो कि आगा दास्तानी की वाइफ, उनको भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और अभी दुआओं की सर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम भी दुआ गो हैं और हमारे डायरेक्टर आए सिकंदरी ने खुसूसी तौर पे आपका शुक्रिया भी अदा किया। आपने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है और वो भी आपके लिए नेक ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जैसे सर अभी कहा आपने भी कि एक नए सफ़र का आगाज़ होता है। कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जब आपके पहले सफ़र का, मिसाल के तौर पर जैसे इंसान की ज़िंदगी तो एक किताब की तरह है, एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो अगला चैप्टर इंसान स्टार्ट करता है। तो मेरी ज़िंदगी का जो सहर टीवी का चैप्टर था वो फ़िलहाल क्लोज़ हुआ और उसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होना है, आप तो जानते हैं मीन्स के यूँ हमने सिफर से स्टार्ट करना है और उसके लिए आप सबकी, हमारे सीनियर्स की, बड़ों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट में नाजरीन जब मैं आई थी आप देख रहे थे कि सबने बहुत ज़्यादा साथ दिया। हसन भाई ने, मैंने आज तक इनको कुलीग थे हमारे, मैंने कभी भाई नहीं यहाँ पर बोला, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा एक बड़े भाई की तरह इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। उसके लिए इनका बहुत बहुत तहे दिल से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं। और चूँकि वक्त बहुत कम है, 2 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम ख़त्म होने में, मैं चाहूँगा कि कोई यादगार वाक़या इस सारे सफ़र में आपके ज़हन में हो तो ज़रूर नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। कोई खूबसूरत तजर्बा या वाक़या जो आपके लिए नायाब हो। जी, वाक़यात मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। ईरान आने के बाद यूँ कहूँ कि एक कोई ऐसा वाक़या जिसको सिर्फ अभी शेयर करूँ मैं, वो भी बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। बहरहाल यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरे मुल्क में
जाने का, लोगों से आशना होने का आपको एक एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी में। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप एक शहर में अगर आप सेट नहीं हो पाते हो तो हिजरत कर जाओ दूसरे शहर में, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके हालात बदल जाते हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही रहा। अल्लाह का शुक्र है कि ईरान ने हमें बहुत कुछ दिया। हमें ज़ियारात सबसे पहली बात नसीब हुई, उसके अलावा जो डिग्रीज़ हमें नसीब हुई उसके लिए भी अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा हम मशकूर हैं। और बहुत खूबसूरत वाक़यात हैं हसन, जो अभी इतने से टाइम में बयान नहीं हो पाएंगे। ख़त्म हुआ चाहता है। इसी के साथ राशिद साहब ने भी इशारा किया कि बाज़ दफ़ा अच्छे शेर के साथ भी जो है वो बिल्कुल आखिरी। और मैं अलविदाई तौर पे एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि ज़ाहिरन आप चली जाएंगी लेकिन नाज़रीन हमेशा आपको याद रखेंगे, आपकी प्रोग्राम को याद रखेंगे। तो उसी याद के तनाजुर में एक शेर जहन में आ रहा है कि मेरे घर की मुंडेर पर बैठा, मेरे घर की मुंडेर पर बैठा एक कबूतर ये कहता रहता है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। तो हमारी दुआ है कि हमारे नाजरीन की अच्छी यादें आपसे जो वाबस्ता हैं वो इंशाल्लाह उन्हीं यादों को ज़िंदा रखेंगे और आपके लिए दुआ गो रहेंगे। यहीं शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आप दोनों को कामयाब कामरान इंशाल्लाह इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और मुझे भी इजाज़त दीजिए। रुखसत होते हैं आपसे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।